नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज से ठीक 20 दिन बाद पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले फेज के लिए वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं। और इस साजिश का लोकेशन बना है बंगाल का मालदा, जहां हिंसक प्रदर्शनकारियों ने एक या दो नहीं पूरे 9 घंटे तक एसआईआर की प्रक्रिया में जुड़े 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा। जब वो सारे अधिकारी किसी तरह मालदा के कालियाचक ब्लॉक के सुजापुर से जान बचाकर भागे, तो हिंसक प्रदर्शनकारियों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया। उनकी गाड़ी पर पथराव शुरू हुआ। बंगाल चुनाव में मामला पॉलिटिकल रंग ले चुका है। इसमें एनआईए की एंट्री हो गई है। हजारों प्रदर्शनकारियों को मोदी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काने और उकसाने वाले मास्टरमाइंड मोफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से बस थोड़ी देर पहले उसे कोर्ट में पेश किया गया है। यह आरोपी एआईएमआईएम से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने बड़ा क्लेम करते हुए कहा कि आरोपी का सीधा कनेक्शन टीएमसी से है। और बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि मालदा में हुए बंधक कांड का ऑर्डर सीधे ममता बनर्जी ने दिया था। इन दावों में कितनी हकीकत है और क्या मालदा के बंधक कांड से बंगाल का पूरा चुनाव पलट गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीआईडी क्या चित्र भाई होया ना मोदी के खिलाफ जहर फैलाया, डीएम को धमकाया, एसपी को धमकाया, सीआईडी को धमकाया, आईबी को धमकाया। बंगाल के चुनावी सीजन में मोदी को हराने के लिए ऑपरेशन कालिया किसने चलाया, किसके कहने पर चलाया? रोजा पड़ा लोग है बेटे काम चाहेंगे सीधे খাইতেও যাব না বউ ডাকলেও যাব না বাপ ডাকলেও যাব না একটাই কথা এই আন্দোলনটা নিজের ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর আন্দোলন। बीच रोड पर मजमा किसने लगवाया, हजारों की भीड़ को किसने बुलाया? हिंसक भीड़ के सामने 7 न्यायिक अधिकारियों को बंगाल के किस लोकेशन पर, किसके इशारे पर, किसने बंधक बनाया? जब 7 न्यायिक अधिकारियों ने किसी तरह जान बचाकर भागने की कोशिश की, तो बीच रोड पर बांस लगाकर, उनका रास्ता रोककर, गाड़ी पर पथराव करके उनकी जान को खतरे में डालने का प्लान किसने बनाया? लोकेशन पश्चिम बंगाल के मालदा के कालियाचक ब्लॉक के सुजापुर में मौजूद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऑपरेशन कालिया यहीं चलाया गया और इसके लिए हथियार एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को बनाया गया। कटघरे में बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट है। तो क्या इन तीनों के ही निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं? कालियाचक ब्लॉक के सुजापुर में मौजूद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के बाहर हजारों की भीड़ के सामने गाड़ी की छत पर खड़े होकर लोगों को उकसाने और भड़काने वाले का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको आगे दिखाएंगे। पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 3 हफ्तों से भी कम का समय रह गया है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रखी है, जिसके तहत पुरानी लिस्ट चेक हो रही थी। बहुत से नाम कट गए थे, जिनमें फर्जी या दोहरे नाम शामिल थे। 1 अप्रैल 2026 को मालदा जिले के कालियाचक 2 ब्लॉक के बीडीओ ऑफिस यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में 7 न्यायिक अधिकारी यानी जजों जैसी टीम बैठी थी, जिनमें 3 महिलाएं भी थीं। ये अधिकारी उन लोगों की शिकायतों को सुन रहे थे जिनका नाम गलत कटा है। दोपहर के आसपास सैकड़ों लोग, जिनमें ज्यादातर स्थानीय इलाके के मुस्लिम थे, वो जमा हो गए। उनका कहना था कि उनके नाम बिना वजह काट दिए गए, जबकि उन्होंने सारे दस्तावेज दे दिए थे। आरोप था कि बावजूद इसके उनके नाम नहीं डाले जा रहे थे। गुस्सा बढ़ता गया और हिंसक भीड़ ने दोपहर 3:30 बजे बीडीओ के ऑफिस को घेर लिया, गेट बंद कर दिए, बाहर से ताला लगा दिया। सोचिए, 7 न्यायिक अधिकारी, वो भी जज। केसरिया से मन जोगी हुआ
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लेवल के जो सिर्फ इतना चेक कर रहे थे कि वोटर हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी। फैसला इलेक्शन का नहीं हो रहा था, फैसला इस बात को लेकर हो रहा था कि वोटर हिंदुस्तानी हैं या नहीं। उन न्यायिक अधिकारियों को हिंसक भीड़ ने बंधक बना लिया, वो भी 10 या 20 मिनटों के लिए नहीं, पूरे 8 से 9 घंटों के लिए। वो सातों अधिकारी बीडीओ के ऑफिस के अंदर ही बंधक बनकर रह गए। बाहर भीड़ चिल्ला रही थी, सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी, हाईवे पर भी जाम लगा दिया गया था ताकि कोई सुरक्षित वहां से बाहर ना निकल पाए। हजारों की भीड़ को उकसाने वाला शख्स ऑन कैमरा ब्लैकमेलिंग कर रहा था, कह रहा था लिस्ट में नाम डालो नहीं तो बंधक बना लेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे, नरेंद्र मोदी को झुकाएंगे। और इस तरह पूरे के पूरे 9 घंटे कालिया चक को हिंदुस्तान से काट दिया गया। ना कोई पुलिस ना कोई फोर्स, उपद्रवियों के सामने बंगाल सरकार के सिस्टम ने सरेंडर कर दिया। रात करीब 1 बजे जब भारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स आई, लाठी चार्ज किया, भीड़ को हटाया, तब जाकर अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। लेकिन उनके रास्ते में भी रेस्क्यू काफिले पर हमला हुआ। बीच रोड पर बांस, पत्थर और रोड ब्लॉकर लगा दिए गए। हाथों में पत्थर लेकर उपद्रवी खड़े रहे और जैसे ही सातों न्यायिक अधिकारियों की गाड़ी वहां से गुजरी तो कट्टरपंथियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मालदा जिला का कालिया चौक ब्लॉक 2 नंबर मोथाबाड़ी ब्लॉक ऑफिस, इसी जगह पर बुधवार देर रात तक 7 जुडिशियल अफसर को रोक कर रखा गया था, घेराव करके रखा गया था। और यही वो दफ्तर है जहां पर 7 जुडिशियल ऑफिसर को रोक कर रखा गया था। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, जिन लोगों को एसआईआर सुनवाई के लिए बुलाया गया था उनका जो लिस्ट है वो लिस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी जगह पे सुनवाई के दौरान, सुनवाई खत्म होने के बाद शाम के 5 बजे जब जुडिशियल ऑफिसर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त उनको रोका गया। लोकल्स ने उन्हें रोक लिया और उसके बाद जैसे कि देखा गया लगातार वो गुहार लगाते गए कि कब तक वो यहाँ से बाहर निकल पाए, लेकिन इस जगह से वो बाहर नहीं निकल पाए। टाइम फ्रेम अगर देखा जाए, इस जगह पे काम लगभग शाम के 5 बजे तक खत्म हो गया था, लेकिन इस जगह पे हजारों लोग इकट्ठा हो गए और उस वजह से 7 जुडिशियल ऑफिसर इसी जगह पर घेराव होकर रह गया, इसी जगह पर फंस गए। और इसके बाद जब रात के करीब 11 बजे एसपी समेत भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची मौके पर, उसके बाद उनको रेस्क्यू करके इसी रास्ते से होते हुए सीधा निकलने की कोशिश किया एनएच पर। लेकिन इस जगह पर अलग अलग हिस्सों पे लगातार रुकावट किया गया, लगातार उस जगह पे देखा गया कि गार्ड रेल के जरिए स्थानीय जो लोग हैं उन्हें रोकने की कोशिश की, पथराव भी किया गया। तो उसके बाद कुछ भारी पुलिस प्रशासन के जरिए इस जगह से निकाला गया। इस वीडियो में जो हिंसक भीड़ आप देख रहे हैं वो भीड़ वोटिंग वाली भीड़ नहीं है और ना ही ये चुनाव का काउंटिंग सेंटर है। और बीडीओ ऑफिस के अंदर जो लोग कई घंटों तक बंधक बने रहे वो बीजेपी के मेंबर नहीं थे। अप्रैल 2026 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा में मतदाताओं की सूची के विशेष संशोधन के लिए 7 न्यायिक अधिकारियों यानी जजों की एक टीम तैनात की थी और उसी टीम को ये उपद्रवी मारने पर आमादा थे। सवाल है कि हजारों की भीड़ आई कैसे, हिंसा हुई कैसे, भीड़ वाली फोर्स को अपने मन मुताबिक फैसला करने का हौसला आया कैसे, उस भीड़ को इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो ये कहे कि हमारे इलाके में कोई आ नहीं सकता, बिना हमसे पूछे कोई जा नहीं सकता, डीएम, एसपी, सीआईडी तक उनके इलाके में फटक नहीं सकता। इस पूरी साजिश के सेंटर में जिस शख्स का नाम आ रहा है, जिसे इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो चेहरा यही है जो भीड़ के बीच में कार के ऊपर खड़े होकर लोगों को उकसा रहा था। मालदा हिंसा को भड़काने वाले इस शख्स का नाम है मोफक्कारुल इस्लाम, जिसका कनेक्शन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से है और ये एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है। ये हिंसा भड़काने के बाद कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु भागने की फिराक में था, लेकिन भागने से पहले इसे धर दबोचा गया। इंस्टिगेटर कौन था इस केस को? तो अभी तक मैं एक एडवोकेट मोफिकुरुल इस्लाम करके एक आदमी जो इंस्टिगेट करते, हम लोग का वीडियो ये आया है
उसी के मैन के फॉलो करते हम लोग CID वेस्ट बंगाल को हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, तो वो लोग ट्रैक करके उसको सिलीगुड़ी मैन पुलिस के हेल्प से अभी बागडोगरा में डिटेन किया है। तो और भी लोग हो सकते हैं, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर ये कहाँ भागने की कोशिश कर रहा था? वो ये एक्चुअली हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन था वो बेंगलुरु जाएगा करके, तो उसके साथ एक अकरमुल बगानी करके एक आदमी था, वो मोटरसाइकिल में जा रहे थे। तो मे बी दे आर एयरपोर्ट के जाने के ही रास्ते में हम लोग इसको डिटेन किया है। इसके अलावा हिंसा में एक और आरोपी शाहजहां अली कादरी का भी नाम सामने आ रहा है, जिसका कनेक्शन इंडियन सेकुलर फ्रंट से है। हिंसा के बाद हुई अब तक की कार्रवाई में 35 दूसरे आरोपियों के साथ शाहजहां अली कादरी भी गिरफ्त में आ चुका है। हालांकि इंडियन सेकुलर फ्रंट इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ रही है। देखिए, ये जो प्रोग्राम हुए हैं ये ISF का प्रोग्राम नहीं था। वहाँ का जो आम आदमी है वो अपना तरफ से प्रोग्राम किया है, यही हमारे खबर में आ रहा है। मगर वहाँ TMC का कुछ नेता लोग माइकिंग भी किया है, तकरीर भी किए हैं, मगर जो शाहजहां कादरी साहब है उसको पूरा फंसाया है। जब पहले शाहजहां कादरी का नाम हम लोग ऐलान किए थे, उसके पास फ़ोन आए, धमकी भी आए, तुम कैंडिडेट मत हो, क्योंकि वहाँ का उसका पकड़ है। वहाँ उसको चाहते हैं क्योंकि वो तकरीर करते हैं, मानुस को अच्छा बात बोलते हैं, इसलिए वहाँ का लोग उसको चाहते हैं। तो जो कैंडिडेट है वहाँ का TMC और दूसरा पार्टी का, वो लोग सोचते हैं अगर ये शाहजहां कादरी कैंडिडेट हो जाए तो उसका पल्ला भारी हो जाएगा, TMC का हल्का हो जाएगा। इस केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसलिए पहले से उसको हुमकी आए थे। मेरा मानना है इसको प्रशासन राजनीति की रोटी सकने के लिए इसको किए हैं, उसको फ़ायदा लिए है राजनीति का, उसको उठा लिए। अगर जब उठा लेंगे, एक तो बदनाम हो जाएगा, दूसरा वो चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो वो TMC का फ़ायदा होगा। इसीलिए उसको फंसाया। ना उसका कोई तकरीर है, ना उसका कुछ बयान है, उस भीड़ में ना थे, कोई एक भी दिखाई है जो उसके भीड़ के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ ईंधन भी दिया है, कुछ ऐसे तकरीर भी किए हैं, एक भी दिखाए। मालदा में हिंसा के तमाम आरोपियों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है, क्योंकि साजिश सिर्फ कुछ न्यायिक अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। टारगेट पर सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं थे, ये देश के खिलाफ रची गई एक साजिश थी। साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड जो भीड़ लेकर आया था, उस भीड़ में शामिल उत्पाती हिंदुस्तानी थे या बांग्लादेशी थे। अब इन सबकी जांच होगी, और जांच का दायरा कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अब मालदा हिंसा मामले में NIA की एंट्री हो चुकी है, और NIA की जांच में बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि हिंसा के तार सिर्फ AIMIM या ISF तक सीमित नहीं है, इसके तार TMC से भी जुड़ते जा रहे हैं। NIA की टीम मोथाबाड़ी पे पहुंच चुका है, और जैसे कि देखा जा रहा है मोथाबाड़ी में आने के बाद वो सबसे पहले मोथाबाड़ी थाने में पहुंचे, उसके बाद थाने से वो सीधा इस वक्त BDO ऑफिस यानी कि बुधवार को जहां पर जजों को बंधक बनाया गया था उस जगह पर वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। NIA की एक बड़ी टीम इस वक्त मोथाबाड़ी में, मालदा के मोथाबाड़ी में पहुंच चुके हैं, और मोथाबाड़ी थाने के बाद अब ब्लॉक डेवलपमेंट दफ्तर जो है उस दफ्तर में वो सबसे पहले जाएंगे, और उसके बाद केस डायरी हैंडओवर से लेकर तमाम जो काम का काज है वो NIA शुरू करेंगे। कि वो दफ्तर है जहां पर NIA की टीम इस वक्त पहुंच चुका है, और अंदर में जांच पड़ताल का जो काम है वो काम किया जा रहा है। एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी जगह पर NIA की एक बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची है, और केंद्रीय बल भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, और यहाँ पर ही 7 जजों को बंधक बनाया गया था। तो इसके बाद जैसे कि चुनाव आयोग ने NIA के जरिए जांच करने का फैसला लिया, और NIA की टीम इस वक्त मोथाबाड़ी में पहुंचा हुआ है और इस पूरी घटना का जांच कर रहे हैं, और अगले सोमवार तक पूरी रिपोर्ट को सबमिट करना है। तो इसीलिए इस वक्त जोरों शोरों से ये जो जांच पड़ताल है, ये जांच पड़ताल फिलहाल के लिए चल रहा है। बीजेपी ने मालदा हिंसा की पूरी टाइमलाइन जारी कर दी है, जो चुनावी सीजन में ममता बनर्जी के जी का जंजाल बन सकता है।
बीजेपी का आरोप है कि 31 मार्च को दोपहर 3 बजे हिंसक प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया। 3:30 बजे बंगाल सरकार के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। रात 8:30 बजे कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने डीजीपी और होम सेक्रेटरी को कॉल पर लेकर मामले में हस्तक्षेप किया और रात 12 बजे भी चीफ जस्टिस ने लोकल अथॉरिटीज के एक्शन से जुड़ी जानकारी ली। यानी 9 घंटे तक 7 न्यायिक अधिकारी बंधक बने रहे, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन सिर्फ 300 मीटर दूर होने के बावजूद भी कोलकाता पुलिस कुछ न कर सकी। तो क्या इसमें ममता बनर्जी की रजामंदी थी? स्पष्ट शब्दों में बोलूं, ये केवल और केवल तृणमूल कांग्रेस और यहाँ के जो मुख्यमंत्री, अभी भी कुछ दिन और मुख्यमंत्री हैं, माननीय ममता बनर्जी, उनके आदेश पे ये हुआ है। ये ऐसे नहीं हुआ है। अपने पूरे देश में, भारतवर्ष में ऐसा कोई नजीर है कि न्यायमूर्तियों को घेरा गया, उनको भीतर बंदी बनाया गया? अपने देश भर में नहीं हुआ है। यहाँ कैसे हुआ? यहाँ हुआ है क्योंकि ऊपर से, ऊपर मतलब यहाँ के जो अभी भी मुख्यमंत्री जो बैठी हैं, उनके आदेश से। बीजेपी ममता बनर्जी पर जो आरोप लगा रही है, उसके पीछे की वजह ये वीडियो भी है, क्योंकि काली चाक में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने से कुछ घंटों पहले टीएमसी की मंत्री सबीना यास्मीन भी प्रदर्शनकारियों के बीच दिखाई दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या होस्टेज वाले हिंसक प्रदर्शन के वक्त टीएमसी के लोग भी वहां मौजूद थे? इसमें ममता बनर्जी ने एक नया ट्विस्ट दिया है। कहा है, मालदा में दंगे भड़काने के लिए बीजेपी मुंबई से पगड़ीधारी लेकर आई थी। বিজেপি বাংলা থেকে সব সরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে মালদায় দাঙ্গা করেছে। কাকে দিয়ে জানেন? মুম্বাই থেকে নিয়ে এসেছিল পাগড়িধারী, টাকাধারী বিজেপি দল, ভোট কাটারি। হাতে নাতে গ্রেপ্তার করেছে আজকে সকালবেলায়, সিআইডি করেছে। ইলেকশন কমিশনের এনআইএ আসার আগে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, বাগডোগরা থেকে পালাচ্ছিল। আমি ও মোটা ভাই, যতই সন্ত্রাস করো ভাই, যতই কুৎসা করো ভাই, সবার বাড়িতে ইলেকশনের আগে যতই ইডি করো ভাই অনৈতিক, যতই সিবিআই করো ভাই, যতই পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করে ভাই, জেনে রেখে দিও বাইরের লোক দিয়ে টাকা আমদানি করছো, গুন্ডা আমদানি করছো, মানি লন্ডারিং করছো, ডাক করছো আমদানি। लेकिन ममता बनर्जी का यह आरोप ज्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि दीदी जिन उपद्रवियों को, खासकर हिंसा के मास्टरमाइंड को बाहरी बता रही हैं, वो खुद पहले टीएमसी में रह चुका है और वर्तमान में उसके विपक्षी नेताओं के साथ भी करीबी संबंध सामने आए हैं। ये तस्वीरें बीजेपी ने जारी की हैं और हिंसा के मास्टरमाइंड मुफ्तारुल इस्लाम को ममता बनर्जी की पार्टी से जोड़ दिया है। सैंपल के तौर पर बीजेपी ने मुफ्तारुल इस्लाम और टीएमसी के कल्याण बनर्जी की ये तस्वीरें जारी की। दूसरे सैंपल के तौर पर बीजेपी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ने जो तस्वीरें रिलीज की हैं, उसमें मुफ्तारुल इस्लाम ममता बनर्जी के साथ मंच पर खड़ा नजर आ रहा है। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन ये शख्स टीएमसी से जुड़ा रहा है। टीएमसी का प्री प्लान था। कल सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन आया था एसआईआर को लेकर, उसका टिप्पणी का बाद आप थोड़ा सोशल मीडिया देख लीजिए किस तरीके से टीएमसी का बड़ा लीडर, एमपी, मंत्री सब लोग सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया। अब तक इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाना था, ये बीजेपी का विंग्स है। ये काल से तो सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी का विंग्स बता रहा है। ये लोग का पक्ष में जो भी करेगा, गुंडागर्दी, झूठा काम, भ्रष्टाचार काम, मारपीट, दांगा फसाद, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो सपोर्ट नहीं करेगा वो बीजेपी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए।
जिस तरीके से काल का इंसिडेंट के बाद एनआईए और सीबीआई होने वाला है, अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्ट होना भी चाहिए सीसी फुटेज देख के। ना अरेस्ट होगा तो लोग के मन में जो कानून हाथ में उठाने का एक टेंडेंसी चल रहा है, वो उसमें कुछ अंकुश तो लगेगा। इनको तो घुसपैठियों का वोट चाहिए, देश की कीमत पर वोट चाहिए। नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करके ये लोग देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोग हैं। अफवाह पैदा करके लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं। या कल्याण बनर्जी या तृणमूल का कोई लीडर कब कौन किस लिए खड़ा हो जाता है, तस्वीर उठ जाता है, ये तो उसका रिस्पांसिबिलिटी हो नहीं सकता। दूसरा, अगर भाजपा कोई तस्वीर दिखाए कल्याण बनर्जी के साथ, तो उस पर डेट मेंशन करना चाहिए, क्योंकि हमारा पास इतना तस्वीर है दीदी के साथ, तृणमूल के साथ, शुभेंदु अधिकारी का तस्वीर है। तो अगर भाजपा को कोई तस्वीर पुराना दिखाना है तो डेट मेंशन करना चाहिए। तो हम लोगों भी शुभेंदु अधिकारी का जो तस्वीर है तृणमूल लीडर्स के साथ, शुभेंदु अधिकारी का जो वीडियो है क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह एंड बीजेपी, तो वो तो बीजेपी भाजपा लीडर्स को अभी मानना चाहिए। इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि न्यायिक अधिकारियों को भीड़ तंत्र के दम पर 9 घंटों तक बंधक बनाकर रखने वाला मुफ्तारुल इस्लाम कल्याण बनर्जी का करीबी बताया जा रहा है। वो AIMIM में होते हुए भी कल्याण बनर्जी के गुड बुक्स में है। तो क्या हिंसा का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन सच में TMC से है? कोशिश कर रहा है गड़बड़ करने का, इलेक्शन कमीशन भी कोशिश कर रहा है। केंद्रीय सशस्त्र एजेंसियों की तैनाती कर रही है, मतगणना केंद्र का भी इसकी तैनाती कर रही है। क्या लगा काउंटिंग के समय भी गड़बड़ी कर सकती है? ये तो करने की कोशिश करेगा, जाने वाला है, करेगा। लेकिन मोदी जी ने बताया ना, वहाँ जंगल राज इस बार खत्म होगा। जैसे यूपी में, बिहार में खत्म हुआ ना जंगल राज, यहाँ भी खत्म होगा। आने वाले घंटों में सब पता चल जाएगा। NIA की जांच के दायरे में हर कोई आएगा और जो दोषी होगा उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। ईरान ने अमेरिका के पायलट को पकड़ने का दावा किया है। ईरान ने अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल की तस्वीरें जारी की हैं। पायलट की कोई तस्वीर ईरान ने नहीं जारी की है। अमेरिका हॉर्मूज के आसपास पूरे इलाके में बहुत सघन सर्च ऑपरेशन चला रहा है। अमेरिका का पायलट ईरान, इराक और ओमान के बॉर्डर के पास इजेक्ट किया है। ईरान ने पायलट को पकड़ने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। ट्रंप ईरान में घुसकर बुरी तरह फंस गए हैं। ईरान से निकलने के लिए ट्रंप अब तबाही मचा सकते हैं, ईरान पर बहुत बड़े हमले कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो इस रिपोर्ट में समझते हैं। ट्रंप अब ईरान में तबाही मचा देंगे। ट्रंप अब ईरान पर नॉन स्टॉप बम मारेंगे। ट्रंप अब टारगेट पिक एंड चूज नहीं करेंगे। ट्रंप अब पूरा ईरान समतल करेंगे। ट्रंप इतने गोले मारेंगे, ईरान 50 साल उठ नहीं पाएगा। ट्रंप बिजली घरों को फूंक देंगे, ईरान महीनों अंधेरे में डूबा रहेगा।
ट्रंप सभी बड़े पुल तोड़ देंगे, ईरानी कार से जाना भूल जाएंगे। ट्रंप अब तबाही का बटन दबाने जा रहे हैं। डील में देर हो चुकी है। ईरान की न्यू रिजीम के पास वक्त अब नहीं है। जो करना है उन्हें बहुत फास्ट करना होगा, वरना ईरान में जो कुछ बचा है उसे तोड़कर जलाकर ट्रंप राख कर देंगे। ट्रंप ने इसकी शुरुआत B1 ब्रिज से कर दी है। अमेरिका ने आसमानी हमले में ब्रिज को उड़ा दिया। अमेरिका का हमला इतना सटीक था, ब्रिज बीचों बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। ट्रंप ने खुद इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ईरान की न्यू रिजीम डील कर ले वरना बहुत देर हो जाएगी। अमेरिका ऐसी तबाही मचाएगा, ईरान में कुछ नहीं बचेगा। ईरान का B1 ब्रिज राजधानी तेहरान को करज शहर से जोड़ता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच इसे बनाने में ईरान ने 37,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। IRGC इस ब्रिज का इस्तेमाल मिसाइलों और सैन्य उपकरणों के परिवहन में कर रही थी। ट्रंप ने एक बम दागा, ईरान के 37,000 करोड़ पानी में चले गए। B1 ब्रिज का टूटना ईरान के लोगों से ज्यादा IRGC के लिए झटका है। करज से तेहरान को कनेक्ट करने वाली बड़ी सप्लाई लाइन ट्रंप ने काट दी है। बाकी सप्लाई लाइन की लिस्ट भी तैयार है, जहां बहुत जल्द ट्रंप तबाही मचाना शुरू कर देंगे। डील नहीं होने पर ट्रंप अगला हमला उर्मिया लेक ब्रिज पर कर सकते हैं। यह ईरान का सबसे लंबा पुल है, जिसे शहीद कलंतरी कॉजवे के नाम से भी जाना जाता है। उर्मिया लेक ब्रिज ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत को पश्चिमी अजरबैजान प्रांत से जोड़ता है। उत्तरी पश्चिम ईरान में आर्मी को रसद सप्लाई और ट्रेड की दूरी कई घंटे कम कर देता है। ट्रंप के टारगेट पर ईरान का तीसरा पुल पर्शियन गल्फ ब्रिज है। यह हॉर्मूज के पास काशेम द्वीप को ईरान के मेनलैंड से जोड़ता है। ट्रंप अगर हॉर्मूज के पास पर्शियन गल्फ ब्रिज को तबाह कर देते हैं तो IRGC नेवी को बहुत बड़ा झटका देने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रंप की लिस्ट में ईरान के कारून 4 आर्क ब्रिज और लाली ब्रिज भी हैं। दोनों पुल खुजेस्तान प्रांत में कारून नदी पर बने हैं। खुजेस्तान प्रांत में ईरान की सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड है। ये दोनों पुल तेल की ट्रांसपोर्टिंग और सेना को हथियार रसद सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रंप इन पुलों को उसी तरह आसमानी हमलों में उड़ाएंगे जैसे करज तेहरान के बीच B1 ब्रिज को उड़ाया है। ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने के लिए पुलों के साथ साथ वहां के बड़े इंस्टीट्यूट को भी ट्रंप उड़ाएंगे। इसकी शुरुआत पाश्चर इंस्टीट्यूट से हो चुकी है। ईरान का 100 साल पुराना पाश्चर इंस्टीट्यूट अमेरिकी हमले में समतल हो चुका है। पाश्चर इंस्टीट्यूट का वैक्सीन प्रोडक्शन और रिसर्च में बहुत बड़ा नाम है। 1920 में इस संस्थान ने वैक्सीन पर रिसर्च शुरू की थी। ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने के लिए ट्रंप का अगला टारगेट वहां के बिजली संयंत्र हो सकते हैं। ईरान में 4 बड़े बिजली संयंत्र हैं, जिनमें तबाही मचाकर ट्रंप अंधेरा मचा सकते हैं। इनमें दमावंद ईरान का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र है, जो तेहरान के बाहरी हिस्से पाकदास्त में है। इसकी क्षमता 2900 मेगावाट है। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बिजली सप्लाई करता है। 35 दिन के युद्ध में दमावंद पावर प्लांट पर कई बार अमेरिका इजरायल मिसाइल अटैक कर चुके हैं। प्लांट को नुकसान पहुंचा चुके हैं, मगर अब ईरान को पाषाण काल में धकेलने के लिए इसकी मेन यूनिट को ट्रंप टारगेट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ट्रंप की तबाही वाली लिस्ट में बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का भी नाम है। ये ईरान का इकलौता चालू परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट की है।
बुशर पर अमेरिका और ईरान कई बार बहुत बड़े हमले कर चुके हैं। प्लांट पर बने कई आवासों को नुकसान हो चुका है। तेहरान में जिन पावर प्लांट से बिजली आती है उनमें रुद्रावंद और रय बिजली संयंत्र मेन है। ट्रंप इन्हें नस्तो नाबूद कर तेहरान में चलने वाली सैन्य और गैर सैन्य इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं। ट्रंप अब ईरान के ऑयल डिपो और तेल रिफाइनरियों पर बड़े हमले कराकर बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। इनमें तेहरान का शाहरान ऑयल डिपो फिर से निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ईरान को सरेंडर कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गर्मियों में पीने के पानी के लिए ईरान को तरसा सकते हैं। इसके लिए ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट को मिसाइलों से उड़ाने का आदेश दे सकते हैं। ईरान का समंदर के खारे पानी को शुद्ध ताजे पानी में बदलने का सबसे बड़ा प्लांट केशम द्वीप में है। ईरान के हजारों गांव और दर्जनों शहर इस प्लांट के बिना प्यासे मर जाएंगे। इजरायल इस प्लांट पर एक बार अटैक कर चुका है। अमेरिका अब इसे पाश्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह बिल्कुल ही तबाह कर सकता है। ट्रंप की इन धमकियों से ईरान सरेंडर नहीं करेगा। हॉर्मूज से निकलने वाले तेल की बूंद बूंद को रोक देगा। मिडिल ईस्ट का तेल कहीं नहीं जाने देगा। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत में बने तमाम पुलों को उड़ाकर बदला लेगा। ईरान ने 4 देशों के 8 बड़े पुलों की भी लिस्ट जारी कर दी है। ये किंग फहाद कासवे है, सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला इकलौता और सबसे बड़ा पुल है। ईरान ने इसे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से उड़ाने की धमकी दी है। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट है। अगर इस पुल को ईरान ने उड़ा दिया तो ट्रंप की नेवी भारी मुसीबत में फंस सकती है। ईरान के न्यू रिजीम की लिस्ट में कुवैत का शेख जबीर अल अहमद अल सलाह ब्रिज है। समंदर में यह ब्रिज 36 किलोमीटर लंबा है। उत्तरी कुवैत की लाइफलाइन माना जाता है। अबू धाबी का शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज भी ईरान की टॉप लिस्ट में है। अगर ईरान ने इन्हें उड़ा दिया तो यूएई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वैसे भी इस युद्ध में इजरायल से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने यूएई पर दागी हैं। ईरान की लिस्ट में जॉर्डन के 2 पुल हैं। इनमें किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज शामिल है। किंग हुसैन ब्रिज जॉर्डन को वेस्ट बैंक से जोड़ता है। ईरान की लिस्ट में अम्मान का अब्दान ब्रिज भी है। युद्ध अब भयंकर तबाही वाले फेज में एंटर करने वाला है। ट्रंप ईरान में जितना बम फोड़ेंगे, ईरान उससे ज्यादा हमले उनके सहयोगियों पर करेगा। ईरान मिडिल ईस्ट में उन ऊर्जा कंपनियों और टेलीकॉम कंपनियों को भी निशाना बनाएंगे जिनमें अमेरिका और इजरायल की हिस्सेदारी है। अमेरिका के खुफिया विभाग ने ट्रंप को बता दिया है कि वो जितना आंक रहे हैं, ईरान उतना कमजोर अभी नहीं हुआ है। उसके 50% ड्रोन अभी बाकी हैं। क्रूज मिसाइलों का जखीरा अभी ईरान ने सुरंगों में दबा कर रखा हुआ है। ये मत सोचो कि तुमने हमारे रणनीतिक मिसाइल बनाने वाले केंद्र, लंबी दूरी के हमलावर और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम या हमारा खास सैन्य उपकरण नष्ट कर दिया है। ऐसा सोचने से तुम और ज्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। युद्ध के 5वें हफ्ते में ट्रंप को सबसे बड़ा झटका ईरान ने दिया है। ईरान ने अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल जैसे ताकतवर फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान ने फाइटर प्लेन की तस्वीरें जारी की हैं। शुरुआत में अमेरिका ने इनकार कर दिया था। अब अमेरिका ने मान लिया है कि युद्ध में उनका F-15 स्ट्राइक ईगल विमान गिर गया है। यह घटना ईरान के दक्षिणी तट में हॉर्मूज के आसपास की बताई जा रही है। ईरान ने पायलट की सीट की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं, जिससे पायलट एजेक्ट हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया है। अमेरिका ने पायलट को सुरक्षित बचाने के लिए बहुत ही सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। अमेरिकी प्लेन बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अमेरिका ने सर्च ऑपरेशन में F-35 को लगाया है, जो बहुत ही नीचे उड़ रहे अपाचे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा दे रहे हैं।
इसके अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन को भी रेस्क्यू मिशन में लगाया गया है। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका ने रेस्क्यू मिशन में अपने सबसे एडवांस फाइटर प्लेन और सबसे महंगे स्टेल्थ ड्रोन को लगाया है। अमेरिका ने सर्च ऑपरेशन में लगे फाइटर प्लेन की रिफ्यूलिंग के लिए C-130 जैसे विमानों को भी लगाया है। इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन लंबा चल सकता है। ऐसे में अगर मिशन में लगे विमानों में तेल कम होता है तो उन्हें वहीं भरा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक F-15 स्ट्राइक ईगल का पायलट इजेक्ट होने के बाद ईरान के अलावा इराक और कुवैत के बॉर्डर पर भी गिर सकता है। जिस इलाके में यह घटना हुई है वो 3 देशों के बॉर्डर के बेहद करीब है। अमेरिका ने अपने पायलट को खोजने में पूरी ताकत झोंक दी है। IRGC के सैनिक उस इलाके में पहुंचकर पायलट को पकड़ने की कोशिश ना करें, इसलिए A-10 थंडरबोल्ट को भी मिशन पर लगाया गया है। A-10 थंडरबोल्ट को फ्लाइंग गन यानी आसमान में उड़ती हुई गन जो जमीन पर बहुत तेजी से शिकार करती है। अगर मिसिंग पायलट को पकड़ने के लिए ईरान कोई ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो थंडरबोल्ट 1 सेकंड में 65,000 राउंड गोलियां दागकर उन्हें ढेर कर देगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका के ताकतवर F-15 स्ट्राइक ईगल को कैसे ईरान ने मार गिराया। ईरान पहाड़ी इलाका है, ऐसे में हो सकता है कंधे से चलाई जाने वाली मैन पैड का इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा हीट सीकिंग मिसाइलों से ईरान ने अमेरिकी फाइटर प्लेन को निशाना बनाया हो। 35 दिन के युद्ध में अमेरिका का यह 17वां विमान है जो गिरा है। अगर ईरान अमेरिकी पायलट को पकड़ लेता है तो ट्रंप क्या करेंगे? डील का फॉर्मूला क्या बदल जाएगा? क्या ईरान दबाव बनाने में सफल हो जाएगा? ट्रंप वो नेता नहीं है जिन्हें दबाव में कोई ला सकता है। अगर उनका पायलट सुरक्षित नहीं लौटा तो ट्रंप ईरान में और बड़ी तबाही तुरंत शुरू कर देंगे। ट्रंप ये नहीं देखेंगे कि इलाका फौजी है या सिविलियन, ईरान में बम ही बम गिराएंगे। तेहरान का कोना कोना तबाह कर देंगे। IRGC के जहां भी अड्डे हैं वहां बारूदी धमाकों से गड्ढे कर देंगे। ये ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड है जिसे ट्रंप अब ऐसा उड़ाएंगे जहां से प्रोडक्शन शुरू करना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान भी सिर पर कफन बांधकर लड़ रहा है। मिसाइलों में पोस्टर चिपकाकर नई नई वेव लॉन्च कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को उड़ा रहा है। ईरान ने युद्ध के 5वें दिन कुवैत की मीना अल अहमदी पोर्ट पर बनी ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया है। 2 हफ्ते में इस रिफाइनरी पर ईरान का 3रा हमला है। ईरान ने जॉर्डन साल्टी एयरबेस पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया है। बेस पर मिसाइल गिरने की तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं।